Hello students, today we will discuss about the techniques in the plant viruses, that the method of the purification of viruses. तो हम यहाँ पर प्लांट वायरसेस के जो प्योरीफिकेशन का मेथड है, जो प्रीवियस लेक्चर्स रहे हैं उसमें वायरसेस की हिस्ट्री से लेकर के हमने उसके जो सिम्टम्स के बारे में और फिर जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, नेचर ऑफ वायरसेस, फिर उसके बाद हमने जो पर्टिकुलर एक वायरस की बात हुई तो टीएमवी की बात हमने किया, टोबैको मोज़ेक वायरस, और टोबैको मोज़ेक वायरस के बाद हमने फिर उसके जेनेटिक ट्रांसमिशन और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, और फिर लास्ट में हमने उसके जो सिम्टम्स हैं उस पर फोकस किया। और अब जो वायरस इन्फेक्ट किया है, अब उस वायरस को हम प्योरीफाई करेंगे, उसमें जिस भी मेथड्स को अपनाया जाएगा या जो भी मेथड्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उस मेथड्स को हम आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला मेथड जो है ये है प्योरीफिकेशन। तो प्योरीफिकेशन में ये है कि हम एक वायरस को एज ए प्योर फॉर्म में, एक जेन्युइन फॉर्म में उसको कैसे हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं आइसोलेशन के बाद। तो यहाँ कल्चर की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ आइसोलेशन की बात है। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी जो वायरस है वो एक पर्टिकुलर जो डिसीज होस्ट प्लांट है उसके किसी भी पर्टिकुलर प्लांट पार्ट्स पे या अफेक्टेड एरियाज पे कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम डेंसिटी में देखे जाते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्टली किसी भी वायरस को वहाँ से पिन आउट किए और आपने उस वायरस को एक प्योर फॉर्म में, प्योरीफाइड फॉर्म में उस वायरस को आपने आइसोलेट कर लिया। ये संभव नहीं है, खास करके कि जब आप डायरेक्टली उस वायरल पार्ट को आप पिंस या किसी भी अदर जो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेबोरेटरीज के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप उनसे डायरेक्टली भी प्राप्त कर लेते हैं, तो ये प्योरीफाइड फॉर्म में नहीं होगा। तो प्योरीफाइड फॉर्म में प्राप्त करने के लिए जो मेथड्स यहाँ पे अपनाया गया है, ये पहला मेथड है प्योरीफिकेशन का। तो प्योरीफिकेशन दैट द मेथड दैट फॉलोज द following steps, that means the 5 steps that are involved in the purification process. तो जो पहला स्टेप है, स्टेप फर्स्ट में कि इन्फेक्टेड लीव्स आर होमोजेनाइज्ड। तो जो अगर हम टोबैको के प्लांट की बात कर रहे हैं, तो अभी तक तो हमने यहाँ पर जो डिजीज़ को पढ़ा उसमें टोबैको डिजीज़ को आइडेंटिकली या इंडिविजुअली हमने उसको पढ़ा। तो वहाँ उस इन्फेक्टेड लीव्स को लेना है सबसे पहले, और उसको होमोजेनाइज मतलब कि एज ए इक्वल फॉर्म में, समान रूप से, मतलब कि जितना हम प्लांट के जो लीफ हैं, जिस रेशियो में, उसी रेशियो में वाटर को या जो भी सॉल्यूशन हम बनाए हुए हैं उसको एक लगभग एक समान मिश्रण उसका होना चाहिए। तो होमोजेनाइज बनाना है। फिर जो वाटर है उसमें क्या क्या चीज़ें होने, जो फास्फेट एंड साइट्रेट का बफर सॉल्यूशन है, तो या तो एसिड बफर सॉल्यूशन होगा या बेस बफर सॉल्यूशन होगा।
और बफर सॉल्यूशन दैट मीन द वीक एसिड और द वीक बेसिस विद देयर सॉल्ट, कुछ उसके साथ साल्ट होंगे और ये वीक कंडीशंस होंगे। और ये जो सॉल्यूशन है उसको इस लीफ का, तो इस लीफ को क्या करेंगे, ग्राइंड करना है और ग्राइंडर में इसको ग्राइंड करने के बाद जो कि इन्फेक्टेड लीव्स हैं उसको वाटर विद फॉस्फेट एंड साइट्रेट बफर सॉल्यूशन में होमोजेनाइज्ड फॉर्म में, किस फॉर्म में बेटा, होमोजेनाइज मतलब समान मिश्रण बनाना है ये कि वाटर और जो ये इन्फेक्टेड लीव्स का जो ग्राइंड फॉर्म में जो ये आपका मटेरियल है ये दोनों ही एक इक्वल फॉर्म में, ठीक है, समान मिश्रण हो। अब हमने मिश्रण बना लिया, ग्राइंडर से हमने उसको ग्राइंड किया, चूरा बनाया उसका, और उसके बाद फिर उसको हमने इस मिश्रण में ये सॉल्यूशन जो बफर सॉल्यूशन है उसमें उसको डाल दिया, एक होमोजेनाइज्ड या समान मिश्रण हमने बनाया। फिर अब हम आते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 में हमने देखा कि स्टेप 2 में हम स्टेनिंग ऑफ टिश्यूज, जो टिश्यूज हैं स्लीव्स में, आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचान करने के लिए उसको उन टिश्यूज को स्टेन किया गया। क्रूड सैप, जो सैप हैं, जो टिश्यूज के जो सैप हैं, जो साफ भाग हैं, दिस कम्स आउट, जो सैप मतलब कि अगर टिश्यूज को मिक्सर में ग्राइंडर में किया गया, इसके बाद हमने स्टेनिंग किया तो उसमें कुछ सैप्स वगैरह जो कुछ ऐसे निकलते हैं वो बाहर आए, और जो कि क्या है उसके अंदर, भाई उसमें ग्राइंड किया गया, हम एक सॉल्यूशन में डालें, उससे कुछ सैप्स झाग टाइप या फिर उससे कुछ एक्सट्रैक्ट जो उस लीफ से कम्स आउट होते हैं। और वो कैसे हैं बेटा, जाहिर सी बात है कि लीफ कैसी थी, लीफ इन्फेक्टेड थी, तो उस इन्फेक्टेड लीफ में ये जब हमने उसको सैप या जब हमने इसको बफर सॉल्यूशन में डाला और फिर इसको स्टेन किया, कलर्स होने के बाद उसमें से, कब स्टेनिंग के बाद उसमें से जो सैप के रूप में बाहर निकले जो मटेरियल, वो क्योंकि लीव्स इन्फेक्टेड थी, वायरस इन्फेक्टेड थी, तो उसमें वायरस थे और वायरस को क्या किया गया, कलेक्ट किया गया। तो कलेक्शन ऑफ द वायरसेस एंड देन उनको हमने पोर्ड किया। किसमें पोर्ड किया गया, एक सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब है, इस ट्यूब में कभी कभी डिफरेंट केमिकल्स में एज लाइक सम द सोडियम बेंजोएट या सम अदर जो केमिकल्स हैं उनको भी सेंट्रीफ्यूगेशन में डाला जाता है, या जो बफर सॉल्यूशंस हैं उसी के आधार पर यहाँ पे हम इस सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में ये जो कलेक्टेड जो सैप फॉर्म्स में जो वायरसेस विद द सैप फॉर्म में हैं उनको हमने सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में डाला और उसको स्पन किया। स्पन करने का मतलब है कि उसको राउंड ऑफ किया, मतलब कि उसमें घुमाया गया, उसमें राउंडिंग दिया गया, स्पन किया गया, इसको घुमाया गया, स्पिन किया गया, ठीक है, मूवमेंट दिया गया तेजी के साथ। स्पन विथ लो स्पीड, स्पीड तो बहुत लो ही रखी जाती है। ये एक स्पिनिंग मटेरियल, स्पिनिंग एक मैकेनिकल या इंस्ट्रूमेंट है जो चक्कर करता रहता है एक ट्यूब के अंदर, उसमें जो भी चीज़ें डालते हैं। तो सबसे पहले हम उसको एक लो स्पीड पर उसको स्पन किया गया, तो उसका एक रिजल्ट क्या होता है, उसका परिणाम क्या हुआ कि जो दो क्रूड या जो रॉ मटेरियल्स थी, क्रूड सैप्स हैं जो उससे कम्स आउट हुई हैं, वो अलग हुए, डिफ्रेंशिएट हुए,
उनमें क्या क्या अलग चीज़ें आई, हमने स्टेनिंग भी किया था पहले ही। और दो भागों में अलग हुए, एक भाग कहलाता है सुपरनेटेंट एंड दूसरा पेलेट। तो सुपरनेटेंट भाग ये है कि उसमें कंप्लीट इनकम्प्लीट वायरसेस दोनों, दैट मीन्स द प्योर एंड इम्प्योर्ड वायरसेस, दोनों ही तरीके की वायरसेस इसमें हैं। पेलेट फॉर्म में जिसमें वायरसेस की संख्या डेंसिटी ज़्यादा है। अब यहाँ पर भी कुछ इम्प्योर्ड चीज़ें हैं, तो डिस्कार्ड कर दिया गया पेलेट को एंड सुपरनेटेंट को कलेक्ट करके जो वायरसेस इसमें हैं, दोनों भागों में ही वायरसेस हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि इस पेलेट में वायरसेस की संख्या कम है, तो हमने सुपरनेटेंट को कलेक्ट किया। सुपरनेटेंट में इम्प्योर्ड वायरसेस की संख्या कम है, ज़्यादा है, प्योर्ड की संख्या पेलेट में ज़्यादा है। तो ये ऐसा नहीं है, तो कलेक्शन जिस भी रूप में देखा जाएगा, जिधर भी जो स्टेनिंग हमने किया है वायरसेस को, उस स्टेनिंग के आधार पे हम देख लेंगे कि उस सेंट्रीफ्यूगेज जो ट्यूब है उसमें जो पेलेट जो नीचे जो हाई डेंसिटीज के रूप में जो नीचे भाग में है, और जो सुपर नेटेंट जो पार्ट्स हैं वो अपर पार्ट्स पे हैं। तो कलर बेस्ड पर कलरेशन के आधार पर हमें देख लेंगे कि वायरसेस की संख्या या डेंसिटी किधर ज़्यादा है। जो वायरसेस है, तो यहाँ पर हम कलेक्ट किए हैं सुपरनेटेंट को, और सुपरनेटेंट को कलेक्ट करने के बाद हमने देखा कि इसमें वायरसेस की डेंसिटी मतलब इम्प्योर इन कंपेयर टू द प्योर ज़्यादा है। तो इस तरीके से स्टेप 2 को हमने कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं कि जो स्टेप 3 है, इसमें जो सुपरनेटेंट हमने कलेक्ट किया है, उस सुपरनेटेंट दैट इज eventually that is filled with the viruses, और उन वायरसेस से कंप्लीटेड सुपरनेटेंट को पोर्ड करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में, पोर्ड इनटू सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब, एंड फिर हम उसको क्या करते हैं बेटा, स्पन करते हैं एज इन द स्टेप 2। स्टेप 2 में हमने जैसा इसमें स्पन किया था उसी तरीके से यहाँ भी स्पन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्पीड मायने रखेगी, कॉमन चीज़ें नहीं है। स्पीड यहाँ पर हाई है। जो सेंट्रीफ्यूगेशन जो मशीन है कह सकते हैं, उसका स्पीड थोड़ा सा यहाँ पर क्या रखा गया है, यहाँ स्पीड को थोड़ा ये हाई रखा गया है। अब हम देखते हैं कि सेटल डाउन होने के बाद, इस स्पीड हाई करने के बाद उस मशीन को, इस सेंट्रीफ्यूगेशन जो ट्यूब है उसको क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा स्टॉप कर देते हैं, सेटलिंग होने देते हैं, सेटल डाउन हो जाए। तो सेटल डाउन के लिए हम देखते हैं कि सेटल डाउन होने के बाद जो वायरसेस हैं वो सेडिमेंट्स के रूप में एंड फॉर्म ए टाइनी पेलेट्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पेलेट्स को जो स्मॉल जो सेडिमेंट्स हैं उस पेलेट पे कलेक्टेड हुए हैं एट द बॉटम। ये कहाँ पे हैं बेटा, ये बॉटम एरियाज पे है, ये पेलेट के रूप में। यहाँ पर पेलेट को डिस्कार्ड कर दिया गया था, यहाँ पेलेट को कलेक्ट किया गया है एट द बॉटम ऑफ ट्यूब, एंड ये सुपरनेटेंट ओवर इट, इसके ऊपर एक सुपरनेटेंट पार्ट है। जैसे कि भाई आप दही मथनी मसते हैं, देखे हुए हैं, जो मक्खन होता है वो किनारे किनारे लग जाता है, और जो नॉन क्रीमी एरियाज या नॉन क्रीमी पार्ट है वो मिडल एरियाज में आपको देखने को मिल जाता है।
इसी तरीके से जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो वायरस वाला जो पार्ट आइदर सुपरनेटेंट और द पेलेट, ये दो भाग हैं भाई। इनमें नंबर ऑफ वायरसेस की संख्या के बेस पर हम इनको दो भागों में बांटे हुए हैं। तो ये जब हमने वहाँ पे स्टेनिंग किया, कलरेशन किया है, तो स्टेनिंग के आधार पे हम देख जाते हैं कि जो वायरस हैं वो किस एरिया पे ज़्यादा हैं, किस पे ज़्यादा हैं, सुपरनेटेंट पे ज़्यादा हैं कि आपके ये पेलेट पे ज़्यादा हैं। वहाँ पे हमने सुपरनेटेंट को लिया, पेलेट को डिस्कार्ड किया। यहाँ हमने पेलेट को लिया है, सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड किया है, और सुपरनेटेंट पेलेट एरियाज के ऊपर भाग में ऊपर भाग सुपरनेटेंट इज डिस्कार्ड कर दिया गया है, एंड पेलेट ऑफ वायरस इज मिक्स्ड विद द बबलर। और अब यहाँ पर जो पेलेट्स हैं, ये बफर है, ये तो ये जो पेलेट्स वायरसेस हैं ये मिक्स्ड विद द बफर सॉल्यूशन। तो ये बफर सॉल्यूशन के साथ अब हम पेलेट को क्या किए हैं, कलेक्ट किए हैं। अब ये पेलेट को कलेक्ट करने के बाद अब हम स्टेप 4 में उस जो कलेक्टेड पार्ट से पेलेट विद द बफर सॉल्यूशन उसमें हम सुक्रोज को ऐड कर देंगे, और फिर इसको लो सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में डाल करके लो स्पीड, देन फिर हाई स्पीड, फिर लो स्पीड, फिर हाई स्पीड, इस तरीके से स्टेप्स को 2 या 3 टाइम्स रिपीट करेंगे। रिपीट करने के बाद हम देखेंगे कि जो वायरसेस हैं ये प्योरीफाइड फॉर्म में एक डेंसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है कमी, या 2 क्षेत्रों में अलग अलग जो किस क्षेत्र में वायरस की मात्रा कम है, कहीं पे ज़्यादा है, तो कंसंट्रेशन को एक ग्रेडियंट से हम कोरिलेट कर सकते हैं। तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ, और वायरसेस सस्पेंशन, जो वायरसेस हैं एज ए टॉप अपर लेयर पर इसका सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से स्टेप 4 भी कंप्लीट हुआ। इसमें सुक्रोज को ऐड किया गया है, और अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिसके बाद अब हम स्टेप 5 पर चलेंगे, और फिर इस प्योरिफिकेशन जो मेथड है, टेक्निक्स है, प्लांट वायरसेस के हम प्योरीफाइड फॉर्म में आइसोलेट करने का, वो कंप्लीट होगा। तो टेक्निक्स इन द प्लांट वायरसेस में प्योरिफिकेशन की जो टेक्निक्स हैं, जो मेथड्स हैं, उन टेक्निक्स मेथड्स में हमने 4 स्टेप्स को आपके सामने रिप्रेजेंट किया था। अब 5th लास्ट स्टेप है, जिस पर ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके से ये जो वायरसेस हैं इनको प्योरीफाइड फॉर्म में लास्टली हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन जो सेकेंड स्टेप था उसमें हमने लो स्पीड पर सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, फिर बाद में हाई स्पीड, फिर लो एंड हाई स्पीड में, फिर इसके बाद यहाँ पर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन एक हाई स्पीड पे कराया जाता है, और फिर उसको सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में जो मशीन है, जो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है, उसको क्या किया जाता है कि स्टॉप कर दिया जाता है। और फिर देखते हैं कि आफ्टर द सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, व्हेन द प्लांट
सेटल्ड प्लांट वायरसेस जो पार्टिकल्स हैं मूव टुगेदर एज ए बैंड। तो जो सेटल्ड जो स्थायित्व को प्राप्त किए हुए हैं जो प्लांट वायरसेस वो बैंड के रूप में, बहुत सारे वायरसेस एक कलेक्टेड फॉर्म में बैंड के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इन बैंड के रूप में रिप्रेजेंट करने के बाद कहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं? उस ग्रेडियंट सॉल्यूशंस में जो कंसंट्रिक जो सॉल्यूशंस हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन में, कहीं कहीं पे वायरसेस या इम्प्योरिटीज़ हैं सेडिमेंट्स के रूप में, कहीं कहीं पे वायरस हैं बैंड के रूप में। तो ये जो वायरसेस हैं ये बैंड के रूप में जो इनकी डेंसिटी जहाँ पे ज़्यादा है तो ये बैंडेड फॉर्म में इनको कलेक्ट किया जाता है एक सेपरेट फ्रैक्शन के रूप में। ठीक है, हम फ्रैक्शन दैट मीन्स द एक बाउंड्री है जो कि दो या सॉल्यूशंस या दो पर्टिकुलर जो थिंग्स हैं उनको एक क्राइटेरिया के तहत उनको अलग किया जा रहा है। तो ये सेपरेट फ्रैक्शंस हैं जहाँ पर वायरसेस की संख्या कहीं पे ज़्यादा है, कहीं प्योरिटीज ज़्यादा है सॉल्यूशंस के बीच में। तो ये सेपरेट फ्रैक्शंस में वायरसेस कलेक्ट किए गए हैं बैंडेड के रूप में, बैंड के रूप में। द वायरस फ्रैक्शन इज प्लेस्ड इन सेल्यूलोज डायलिसिस। एक डायलिसिस का प्रोसेस होता है, डायलिसिस का प्रोसेस वही सेंट्रीफ्यूगेशन के जैसा ही है, लेकिन ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये सेलुलोज से एक झिल्ली है। ठीक है, डायलिसिस किया जाता है और उसको पार कराया जाता है। तो उसमें ये जो वायरस फ्रैक्शन है जो बैंड के रूप में है उनको सेलुलोज से डायलिसिस किया जाता है और फिर इसे ट्यूबिंग डायलिसिस ट्यूबिंग में ये एक ट्यूब में ही डायलिसिस के द्वारा इसको बैंडेज को या सॉल्यूशंस के साथ इस बैंडेड को पास आउट कराया जाता है। और देन तो वहाँ से जो सेलुलोज से डायलिसिस के द्वारा ये जो सुक्रोज को हमने ऐड किया था, ठीक है, एज द थर्ड स्टेप टू द प्योरिफिकेशन एंड वेयर the sucrose was added for the new supernatant and pellets obtaining the new supernatant। तो supernatant और pellets को प्राप्त करने के लिए हम वहाँ पर सुक्रोज को, तो सुक्रोज के द्वारा वो 3 लेयर्स में ये अलग अलग लेयर्स में बन गए थे। तो टॉप मोस्ट लेयर पे हमने देखा कि फिर जो है सुपरनेटेंट जो वायरस थे वो कलेक्ट हुए। यहाँ पर हमने फिर सुक्रोज को, जो सुक्रोज हमने ऐड किया था वो सुक्रोज यहाँ पे रिमूव करा दिया गया है डायलिसिस के द्वारा इन बफर सॉल्यूशन और वाटर, या वाटर का ही सॉल्यूशन रहा है या फिर आप फास्फेट एंड साइट्रेट का जो सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन रहा है वीक एसिड का उसके साथ। और फिर इस तरीके से ये सभी चीज़ें जो भी चीज़ें हैं आइदर सुक्रोज और द अदर जो बफर सॉल्यूशन है ये सभी पास आउट हो जाएंगे। लास्ट में बैंडेज के रूप में ये प्योरीफाइड फॉर्म में आपका ये वायरस इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, ये वायरस इज ऑब्टेन्ड मतलब वायरस को ऑब्टेन्ड किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये प्योरिफिकेशन ऑफ द वायरस जो प्योर फॉर्म में हम वायरस को यहाँ पे ऑब्टेन किए हैं, लास्ट में आपने बताया दिखा है कि द वायरसेस इज ऑब्टेन इन प्योर फॉर्म। तो प्योर फॉर्म में वायरसेस को हमने ऑब्टेन कर लिया। इस तरीके से ये जो 5 स्टेप्स जो भी इसमें फॉलो करने थे उन सभी 5 स्टेप्स को हमने यहाँ पे फॉलो करा थे, आपको बताया कि कैसे ये टेक्निक्स अप्लाई की जाती है प्योरिफिकेशन के लिए। तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे जो कि है स्टेरिलाइजिंग। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे हम आगे बता सकें।
तो वायरसेस के जो प्योरीफिकेशन मतलब कि वायरसेस को प्योरीफाई फॉर्म में हमने ऑब्टेन किया और वो मेथड प्योरीफिकेशन के द्वारा। अब हम सेरोलॉजिकल मेथड के द्वारा उन वायरसेस को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उन वायरसेस को हम ऑब्टेन करेंगे। तो ये सेरोलॉजिकल मेथड क्यों अप्लाई जाता है? तो जो सेरोलॉजिकल टेक्निक्स is applied for the detection and identification of viruses and viral products। तो जो भी वायरसेस या वायरल प्रोडक्ट्स जो ऑब्टेन हुए हैं, जो आइसोलेट हुए हैं, उनको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि एक सिस्टमेटिक वे में आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी मान लीजिए कि एक वर्टिब्रेट एनिमल की बात हो रही है और जो कि एक एंटीबॉडीज क्रिएट करता है जैसे ही कोई भी पैथोजन, आइदर द वायरसेस और द एनी पैथोजन, वायरल, बैक्टीरियल और अनदर। तो वो जब जैसे ही उस पर्टिकुलर एनिमल पर अटैक करता है तो उस पर जो इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं, जैसे ही वहाँ पर जो मैसेज को ऑब्टेन करते हैं वो डायरेक्टली उसको वहाँ पर एक रिसीवर के द्वारा ये सेल के अंदर ट्रांसमिट किए जाते हैं। तो वहाँ पर एक उसके खिलाफ जो एक पैथोजन है जो एंट्री करने के लिए उस पर्टिकुलर सेल को विवश कर रहे हैं, वहाँ पर एक एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो किस प्रकार के पैथोजन हैं, कैसे वायरसेस हैं और उनको कैसे किस प्रकार की एंटीबॉडी वहाँ का फॉर्मेट हो रही है, इस तरीके से एक दोनों की तरफ से सीरोलॉजिकल जो सिरा होता है ये ऑब्टेन होता है, जो कि ब्लड से आपको हम जान पाते हैं। जैसे कि ब्लड के द्वारा ब्लड का एक सैंपल लिया जाता है किसी भी वर्टिब्रल एनिमल का और उसकी एंटीबॉडीज से हम जान जाएंगे कि जिसमें वायरल इन्फेक्शन है कि क्या है। तो यहाँ पर हम प्लांट के सेंस की बात करते हैं तो यहाँ ये फॉर ए प्रॉपर कंट्रोल ऑफ एनी डिजीज, किसी भी जो डिजीज जो प्लांट में होती है उसको प्रॉपर कंट्रोलिंग के लिए और एक अर्ली, एक जल्द से जल्द एक क्विक रिलायबल एक डायग्नोसिस जो कि ज़रूरी है, आवश्यक है, एंड क्विक एंड रिलायबल डायग्नोसिस इज इसेंशियल। भाई जो डिजीज़ है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ न फैले, ज़्यादा मात्रा में न फैले, इसके लिए करना क्या है कि जितने जल्द से जल्द उस पर्टिकुलर पैथोजन को आइडेंटिफाई कर लिया जाए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस जो वायरसेस डिजीज ऑफ प्लांट्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस रूल। जो ही रूल है इसके लिए कोई एक्सेप्शनल पॉइंट ऑफ नहीं है, सभी प्लांट में ये अप्लाई होता है। और तो यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्टीज एराइज होती हैं कि जो सिम्टम्स हैं उनको देख करके आप सिम्टम्स के बेस पर उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये वायरस किस प्रकार का वायरस है। ठीक है, तो एक डीप डायग्नोसिस के लिए यहाँ पर यद्यपि तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है एक बहुत ही महत्वपूर्ण एसेट है जो कि नॉलेज को एक्सटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वायरसेस के लिए या वायरसेस से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें ऐसे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कह सकते हैं कि ज़रूरी हैं, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सीरोलॉजी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा तो किया ही जाता है, लेकिन इन मेनी केसेस
जो सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस है एक बहुत सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन है कि इस जो वायरल डिजीज है इसको डायग्नोज किया जाए जल्द से जल्द। तो प्रिंसिपल ऑफ द सीरोलॉजी इज सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सीरोलॉजी को कैसे अप्लाई किया जाए, जैसे कि इफ एन एंटीजन या कोई भी जो एंटीजन है, जैसे कि जो वायरल एंटीजन है, ये प्रेफरेंसली इंट्रोड्यूस, जैसे कि आप जान पहचान करके अगर उसको इंट्रोड्यूस कराएं किसी की, जैसे रैबिट की बॉडी, एग्जांपल रैबिट की बॉडी के ले लीजिए, और तो ये एक क्या स्टिमुलेट किया गया करेगा, इट मे स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। देखिए यहाँ पर ये जो ये रैबिट है, ठीक है, इस रैबिट पर अगर किसी वायरल इन्फेक्शन वायरस द्वारा ये दैट इज द एंटीजन, और ये एंट्री करता है एंटीजन दैट क्रिएट्स ए एंटीबॉडी। तो ये जो एंटीबॉडी है ये इसी पर्टिकुलर एंटीजन के स्पेसिफिक ही एंटीबॉडी यहाँ पर फॉर्मेट होगी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसके स्टिमुलेशन के बाद जो ब्लड सीरम होता है, ये जो कि एंटीबॉडी को, एंटीबॉडी है कहाँ बेटा, ब्लड में ही है, ब्लड के सीरम में। यहाँ पर जो ये रैबिट है उसके ब्लड के सीरम में ये एंटीबॉडीज उपस्थित रहती हैं। तो ये एंटीबॉडीज डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज हैं जो कि एंटीजन के ही स्पेसिफिक ये क्या करती हैं, स्टिमुलेट होती हैं। अब हम देखते हैं कि जो ब्लड है इसमें एंटीबॉडीज जो हैं इसमें भी स्पेसिफिकली रिएक्ट इन सम ऑब्जर्वेबल वे, जैसे कि किसी भी ऑब्जर्व वे में ये स्पेसिफिकली स्टिमुलेट होती हैं, एंड द एंटीजन दैट स्टिमुलेटेड देयर फॉर्मेशन। तो कोई भी जो एंटीजन है वो इसके फॉर्मेशन या इसके बनाने के लिए, इसकी क्रिएशन के लिए मजबूर करता है, या उसी तरीके का एंटीबॉडी यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर जो वर्टिब्रेट है वो फॉर्मेट करता है। तो प्लांट वायरसेस कैन बी यूज्ड एंटीजन। प्लांट वायरसेस की भी बात है, यहाँ तो रैबिट को हमने एग्जाम्पल लिया। प्लांट वायरसेस में भी ये एंटीजन क्रिएट होते हैं, एंड इन ए सस्पेक्टेड प्लांट, किसी भी जो भी सस्पेक्टेड प्लांट हैं, जो प्लांट हम जान रहे हैं कि इसमें वायरस की वायरल डिजीज या वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो उस सस्पेक्टेड प्लांट में देयर प्रेजेंस कैन बी डेमॉन्स्ट्रेटेड विद होमोलोगस एंटीसीरा। तो जो भी एंटीबॉडीज इस एंटीजन के थ्रू बन रही हैं दैट आर द होमोलोगस। ये जो सीरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसी एंटीबॉडीज से हम उसको आइडेंटिफाई करने गए हैं। अब इन प्लांट वायरोलॉजी सीरोलॉजी किस तरीके से यूज होती है, क्या क्या यूज करने के लिए कौन कौन से जो उसके यूज के फॉर्म हैं हम उसको देखेंगे। पहला है कि सीरोलॉजी इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट वायरसेस। इसका एक यूज है, एक बहुत बड़ा यूज है कि हम डिटेक्ट कर लिए किसी भी वायरस को, तो उसका डिटेक्शन का एक बेनिफिट ये है कि हम किसी भी प्लांट जो डिजीज है, डिजीज प्लांट्स हैं, हम उसको डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस वायरस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उस वायरस को आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि हम उस डिजीज के खिलाफ एक जो पर्टिकुलर जो उसके खिलाफ एक हम औषध या कर सकते हैं मेडिसिन, जो भी एक प्लांट को चाहिए वो हम उसके लिए तैयार कर सकते हैं। दूसरा यूज है कि लोकलाइजेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ द वायरसेस। किस पर्टिकुलर एरिया पर, किस पर्टिकुलर भाग पर वो वायरस इन्फेक्ट किया हुआ है, और क्वांटिफिकेशन दैट मीन्स द नंबर ऑफ द वायरसेस
कितनी है, दैट मीन्स द ग्रेडियंट और द कंसंट्रेशन, वायरस का कंसंट्रेशन कितना है। तो उस वायरस के कंसंट्रेशन, दैट मीन्स द क्वांटिफिकेशन, यहाँ पर हमने ये वर्ड लिया है। और लोकलाइजेशन मतलब उस पर्टिकुलर एरिया को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वायरस को इस सेरोलॉजिकल मेथड के द्वारा। ठीक है, अब हम तीसरा इसका एक महत्वपूर्ण लाभ, एक यूज दिखाएंगे कि आइडेंटिफिकेशन, यहाँ तो लोकलाइजेशन फॉर्म में, क्वांटिफिकेशन फॉर्म में हम जान पाए हैं, लेकिन आइडेंटिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ वायरसेस आइसोलेट, इन वायरसेस को आइसोलेट करने के बाद हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। और ये आइडेंटिफिकेशन जो है, आप उसको पहचानने के बाद उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर वायरस किसी दूसरे पर्टिकुलर वायरस पर किस तरीके से डिफरेंशिएट है, अलग है, क्या है उसका। तो इन द सेंस ऑफ द, ये एक कह सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्योरिफिकेशन ऑफ वायरसेस फ्रॉम प्लांट एक्सट्रैक्ट, तो ये सेरोलॉजिकल जो मेथड्स हैं, ये प्योरिफिकेशन मतलब कि एक प्योर फॉर्म में जो वायरसेस को हमको ऑब्टेन करना है, उसमें भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। हालांकि हमने प्योरिफिकेशन मेथड को एक अलग तरीके से अप्लाई किया है, लेकिन यहाँ पर हम आइदर द serological method and also the electron microscopy is also be very essential and the valuable assets, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से प्योरिफिकेशन ऑफ वायरसेस फ्रॉम द प्लांट एक्सट्रैक्ट, जो प्लांट का एक्सट्रैक्ट, जो प्लांट को हमने जिस मटेरियल, जहाँ तो इन्फेक्टेड एरियाज या इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स दैट आर द कंसंट्रेटेड विद द वायरसेस, जो वायरसेस से फुल कंप्लीटली कंसंट्रेटेड हैं, उन प्लांट एक्सट्रैक्ट से हम उसको प्योरीफाइड फॉर्म में वायरस को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। किसके मेथड से बेटा? सेरोलॉजिकल मेथड से। स्ट्रक्चरल स्टडीज ऑफ द वायरसेस आर्टिकल्स, यही नहीं, हमने उसको ऑब्टेन किया, आइसोलेट किया और उसको पहचाना, और फिर उसके जो स्ट्रक्चरल फॉर्म हैं, क्योंकि हमने जो शेप एंड साइज को बताया था वायरसेस में, तो हमने डिफरेंट शेप एंड साइज को, जैसे कि हमने पोलियो का वायरसेस का अलग शेप था, हमने देखा बैक्टीरियल वायरस का अलग शेप था, टीएमवी वायरस का अलग शेप था, हर्पीज वायरस का अलग शेप था। इस तरीके से डिफरेंट शेप्स को जानकर ही हम पहचान जाते हैं। तो इसके लिए इस सेरोलॉजिकल मेथड को हम अप्लाई करने के बाद हम इस स्ट्रक्चरल स्टडीज को भी, जो वायरस का एक पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है, आइदर इट इज द हेलिकल स्ट्रक्चर, इज द पॉलीगोनल स्ट्रक्चर, इस बेस पर भी हम बेटा हम इसको पहचान सकते हैं। तो एक सेरोलॉजिकल मेथड्स में जो इसका एक कह सकते हैं कि जो इसका यूज है, उसको हमने एक एक करके आपके सामने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। तो कुछ इसके एडवांटेजेस हैं भाई, यूज हैं तो वही एडवांटेजेस हैं, लेकिन एडवांटेजेस के फॉर्म में भी हम आपको यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो पीडीएफ फॉर्म में आपको जो मटेरियल्स मिलेंगे, उसमें आपको एडवांटेजेस को हमने अलग से यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम ज़्यादा नहीं, 2 मिनट का समय लेकर के आपको इस चीज़ को विदाउट रिटन मैटर में हमने आपको यहाँ थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे कि जो पहला इसका जो एडवांटेज है बेटा, इस यूज के बाद एडवांटेज की बात हम करते हैं, तो द स्पेसिफिसिटी ऑफ द रिएक्शन अलाउज वायरसेस टू बी मेजर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ होस्ट मटेरियल और द अदर इम्प्योरिटीज। जो होस्ट मटेरियल्स हैं, अदर इम्प्योरिटीज हैं, उनको हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। दूसरा कि मेजरमेंट कैन बी मेड ऑन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वायरसेस, जो हम उसका मेजरमेंट है, जो उसको हम मेजर किया जाता है, उसको बहुत स्मॉल, बहुत कम अमाउंट के वायरस पार्टिकल्स पर भी हम उसको मेजर कर सकते हैं। दूसरा चीज़ कि रिजल्ट्स आर ऑब्टेन इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ ही समय में इनके रिजल्ट्स को हम ऑब्टेन कर सकते हैं, कुछ घंटों में ही, और या फिर कुछ दिनों में इन्फेक्शन के द्वारा। इन्फेक्शन का जो एसेस हैं, तो अगर कुछ ही घंटे या कुछ ही दिनों में अगर भी इन्फेक्शन हुआ है, तब भी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चौथा चीज़ कि द serological methods give an answer that is directly proportional to the virus concentration over a wide range of concentration। जैसे जैसे वायरस का कंसंट्रेशन होगा, उसी तरीके से जो सिम्टम्स हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो डिजीज़ है, वो एक स्प्रेड फॉर्म में, एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में,
एक फैलाव में, एक विस्तार में आपको देखने को मिल जाएगी। फिर ये पांचवा, सीरोलॉजिकल टेस्ट आर द पर्टिकुलरली यूजफुल विद वायरस दैट हैव नो गुड लोकल रेसिडेंस होस्ट। ऐसे कि जब किसी पर्टिकुलर जो लोकल, किसी पर्टिकुलर पार्ट्स पर, प्लांट पार्ट्स पर ये जो होस्ट पर अगर अच्छे तरीके से उसके सिम्टम्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो भी हम इस सीरोलॉजिकल मेथड के द्वारा हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ है। एंटीसीरा कैन बी स्टोर्ड एंड स्टैंडर्ड टेस्ट मेड ओवर द क्वाइट लॉन्ग पीरियड्स। तो जो इस एंटीजन के द्वारा जो एंटीबॉडी बन रही है, तो इनकी जो सीरोलॉजिकल मेथड्स में जो हम एंटीसीरा किसी पर्टिकुलर एक वायरस के लिए हम बनाते हैं, उसको हम लॉन्ग टाइम तक हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, हम उसको डायग्नोस करने के लिए। तो इस तरीके से सीरोलॉजिकल मेथड्स को हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो ये सीरोलॉजिकल मेथड्स पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पर। तो जो प्लांट वायरसेस हैं उनको हम सीरोलॉजिकल मेथड के द्वारा उनको प्योरीफाइड फॉर्म में आइसोलेट करने के बाद अब एक नया मेथड या कह सकते हैं एक लेटेस्ट मेथड है जिसके द्वारा हम जो वायरसेस हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको किस तरीके से डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है और उनका क्या यूज़ है, क्या यूटिलाइजेशन है, हम उन बातों को भी एक एक करके थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब यहाँ सबसे पहले हम जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, जिसको कि एक पैरेलल जो प्योरिफिकेशन मेथड है एज लाइक द सेरोलॉजी के पैरेलल हम इसको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है उसका जो मेन व्यू है, जो मेन एम है, वो है कि जो वायरसेस हैं उनको हम डिटेक्ट करें, पहचानें, आइडेंटिफाई करें और ये वायरसेस बेटा कहाँ से एक्सट्रैक्ट हैं, जो कि जो प्लांट टिश्यूज़ हैं या उनके एक्सट्रैक्ट जिस टिश्यूज़ पर वायरसेस ने अटैक किया हुआ है, उन टिश्यूज़ को हम या तो कम्प्लीटली पूरे टिश्यूज़ को ही या उसके कुछ एक्सट्रैक्ट को भी, जैसे कि आप देखते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन के लिए किसी भी जो टिश्यूज़ के पार्ट्स को भी ये लिया जाता है और फिर उसको कल्चर मीडिया से कल्चर कराने के बाद हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये पर्टिकुलर डिजीज़ या एज ए कैंसरस, ये जो भी चीज़ें हैं उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस स्टेज में है। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा भी हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं और उसके डिटेक्शन के लिए हम टिश्यूज़ या उसके एक्सट्रैक्ट को लेते हैं। जो इन्फेक्टेड जो प्लांट्स हैं, प्लांट पार्ट्स हैं, तो एज ए सैंपल के रूप में हम उसको इस्तेमाल करते हैं। फिर अगला जो बात या जो चीज़ें इससे रिलेटेड हैं वो है कि द प्रिंसिपल्स ऑफ द डिटेक्शन, जो ये सिद्धांत हैं, जो ये मेथड्स के जो सिद्धांत हैं, ये प्लांट वायरसेस के इन सैप प्रिपरेशन, जैसे कि हमने सैप को प्रिपेयर किया था जब हमने प्योरीफिकेशन जो प्रोसेसेस को हम जो 5 स्टेप्स जो प्रोसेस को हमने आपको बताया था, उसमें किस तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब्स में ये हम जब लास्ट जो स्टेप्स था उसमें सेल्यूलोज को डालने के बाद हमने देखा कि उसको डायलिसिस किया गया और वहाँ से कुछ सैप्स जो प्लांट सैप्स से हमने उसको अपटेन किया था। तो यहाँ पर जो सैप्स प्रिपरेशंस हैं उसको किस मेथड से किया गया है, ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का ही एक दूसरा प्रारूप है। इसके द्वारा हम सैप को ऑब्टेन किए
एक इज बेस्ड ऑन एड्सॉर्प्शन ऑफ द वायरस पार्टिकल इनटू द कॉपर और निकल ग्रिड्स। एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है किसी को अधेयर करना, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है स्टक करना, ठीक है, उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेना। लेकिन एड्सॉर्प्शन अगर है वर्ड तो मतलब कि वो किसी पर्टिकुलर या आइदर द लिक्विड फॉर्म्स या सॉलिड फॉर्म्स में जो भी चीज़ें हैं, किसी चीज़ से हम उसको अधेयर करेंगे, ठीक है, उस पर्टिकुलर जो टिश्यूज़ है या फिर कर सकते हैं सेल्स जो भी है उसको हम अधेयर करते हैं। तो यहाँ पर जो वायरस पार्टिकल्स हैं उनको अधेयर करेंगे और एडहेरेशन जो एड्सॉर्प्शन दैट मीन्स एडहेरेशन तो कॉपर या निकल का जो ग्रिड्स होते हैं, स्मॉल ग्रिड्स होते हैं, और उसके बाद इस ग्रिड्स के बाद कुछ हैवी मेटल्स को भी हम अप्लाई करेंगे एडहेरेशन के लिए। तो इसमें दो कंट्रास्टिंग, मतलब कि अगर हैवी मेटल्स पर जो वायरसेस को हम अपेंड करते हैं वो अलग कंट्रास्ट होगा, तो दो कंट्रास्टिंग मटेरियल्स अपेंड की जाती हैं। जो मेटल सॉल्यूशंस हैं ये स्मॉल मेटल पार्टिकल्स के द्वारा एडहेरेशन होता है, तो आयनिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। दिस टेक्निक इज ऑफन जो है कंबाइंड विद द यूज ऑफ द एंटीसीरा। जो एंटीसीरा या एंटीबॉडीज के बाद हमने जो किसी पर्टिकुलर जो वायरस के खिलाफ या वायरस के अगेंस्ट हमने जिस एंटीबॉडीज़ को अपेन करने के लिए या एंटीबॉडीज़ को क्रिएट कराया गया उस पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ, तो वहाँ से एक सॉल्यूशन या जिस सीरम से ये एंटीबॉडी फॉर्मेट किया गया वो एंटीसीरा के रूप में हमने वहाँ अपेन किया था। तो यहाँ जो एंटीसीरा है उसको भी यहाँ पे क्या करते हैं, इस जो सॉल्यूशंस हैं इसमें क्या करते हैं कि हम उसको कंबाइन करा देते हैं, ऐड करा देते हैं। तो इसको इस तरीके से अब आप देख सकते हैं कि एडहेरेशन किस मेथड के द्वारा किया गया है। तो ये सेप को फॉर्मेट करने के लिए ट्रांसमिशन, ये बाय द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी मेथड द्वारा हम इसको डिटेक्ट करते हैं टेम के द्वारा, और ये एड्सॉर्प्शन मेथड से होता है जो कि वायरस पार्टिकल्स जो कि कॉपर या निकल के ग्रिड से ये, फिर इसके बाद भी ये इसके बाद जो हैवी मेटल्स हैं कुछ उनको अप्लाई किया जाता है मेटल सॉल्यूशंस के रूप में, और फिर जो ये टेक्निक्स है इस कंबाइंड रूप में इसको हम यहाँ एंटीसीरा के साथ अप्लाई करते हैं, जो एंटीसीरा हमने अपेन किया था। फिर ये जो इस तरीके से कंबाइंड जो ये प्रोसेस है इसको हम इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, मतलब हमने इम्यूनोग्लोबुलिन दैट मीन्स हम सेलुलर मेथड्स में देख सकते हैं किस तरीके से जो आपको जो हैवी आर्म्स होंगे, कुछ शॉर्ट आर्म्स होते हैं, इस तरीके से आपको ये इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स में आपको दिखाया गया होगा। ये इस तरीके से जूलॉजी में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ हैवी आर्म्स, शॉर्ट आर्म्स को दिखाए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एक कंबाइंड फॉर्म में जो इम्यूनोलॉजिकल एंटीसीरा है और फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को अप्लाई किया गया है, और फिर साथ ही साथ हमने इसको एक एडहेरेशन के लिए कुछ पार्टिकल्स कंबाइंड विद द कॉपर एंड निकल ग्रिड्स एंड फॉलोड बाय द सम हैवी मेटल्स। तो ये सभी के कंबाइंड फॉर्म को हम IEM दैट विद इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। इसका पर्पस क्या है? इस एंटी सीरम जो हमने अप्लाई किया है उसका पर्पस क्या है? दो रूप में इसका पर्पस है। पहला, टू कोट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो ग्रिड है, जो उसको हमने यहाँ पर कॉपर से किया है, उसको कोटिंग करना है। इसको किससे? एंटीबॉडीज से। जिस एंटीबॉडीज को हमको उस पर्टिकुलर वायरस को आइडेंटिफाई करना है, उस पर्टिकुलर एंटीबॉडीज को
इस जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का जो निकिल ऑब्लिक जो कॉपर का ग्रिड है उसको हम यहाँ से इसको कोट करते हैं, कोटिंग करते हैं। फिर ट्रैपिंग द वायरस पार्टिकल, तो जो वायरस पार्टिकल है उसको ट्रैप करते हैं। दिस टेक्निक इज कॉल्ड द इम्यूनोसॉर्बेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। मतलब जो इम्यून सिस्टम्स है, ट्रैप करने का मतलब है कि उसको इस ग्रिड के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया है। तो इसलिए इम्यून सिस्टम्स के द्वारा, जैसे एंटीबॉडीज को इम्यून सिस्टम में अप्लाई किया जाता है, इसलिए इस इम्यून सिस्टम में अप्लाई करने के कारण ये जो एंटीबॉडीज हैं उनको अप्लाई किया गया और एज ए एब्जॉर्बेंट जो वायरस पार्टिकल को हम यहाँ ट्रैप कर रहे हैं, इस कारण से इस कंबाइंड फॉर्म को हम इम्यूनोसॉर्बेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को हम अप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए ये कंप्लीट इम्यूनोसॉर्बेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के नाम से जाता है, ISEM। फिर यहाँ पे टू डिकोड द वायरस पार्टिकल, ये डिकोड द वायरस पार्टिकल बाय द अटैचमेंट ऑफ द होमोलॉगस एंटीबॉडीज। तो जो वायरस पार्टिकल हैं उन्हीं के तरीके से, उन्हीं के जैसे जो अनदर एंटीबॉडीज हैं हम उसको डिकोड करते हैं। ये फिर क्या होता है कि रिजल्टिंग इन द ऑब्जर्वेशन द विजिबल लेयर ऑफ द एंटीबॉडीज मोलिक्यूल्स अराउंड द वायरस पार्टिकल्स। तो यहाँ पर जो वायरस पार्टिकल्स के चारों तरफ एक विजिबल लेयर्स बन जाती हैं एंटीबॉडीज की। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा हम वायरसेस के किस तरीके से हम इसको ये आइडेंटिफाई या डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर अब इसके कुछ जो बेनिफिट्स हैं, तो जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जो यहाँ पे ग्रिड्स को हमने यहाँ पे बनाया हुआ है उसका फ्रॉम द प्लांट सेप से जो हमने लिया तो इन्वॉल्व सिंपल टेक्निक्स, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निक्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमने देखा कि उसको किस तरीके से हमने अप्लाई किया है और दैट कैन बी परफॉर्म इन एनी प्लांट। पहली बात, इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसको हम किसी भी प्लांट्स में अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा, तो इस जो पेस्ट को है डायग्नोस करने के लिए भी, पर्टिकुलर डिजीज़ को भी, और जो सैंपल्स हैं हैव टू बी ऑब्जर्व इंडिविजुअली। जो भी सैंपल्स हम ऑब्टेन किए हैं उसको इंडिविजुअली हमको ऑब्जर्व करना है एंड एवरेज मिनिमम ऑफ द 5 to 10 मिनट्स इज रिक्वायर्ड पर सैंपल। तो बहुत ज़्यादा समय भी इसमें नहीं लगता। ये मान के चलिए कि 5 से 10 मिनट रिक्वायर्ड होता है। और हाउएवर अब थोड़ा सा इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम इसको थोड़ा सा बताते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के इस लास्ट चरण पे हम पहुंच गए हैं जहां पर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के जो यूज़ हैं उन यूजेस को हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को ये कैन ये यूजफुल कब यूजफुल है, जब व्हेन नो इंफॉर्मेशन ऑन वायरस आइडेंटिटी इज अवेलेबल। जब वायरस की पहचान करने के लिए कोई मेथड या कोई टेक्निक या कोई इंफॉर्मेशन जो रिलायबल इंफॉर्मेशन है वो प्रेजेंट नहीं है, तो उस क्षण हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को अप्लाई करते हैं और जिसके द्वारा हम ये अननोन जो वायरस है उसको हम एक नोन फॉर्म में जान लेते हैं, पहचान फॉर्म में या फेमिलियर फॉर्म में उसको हम जान लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का ही कमाल है। फिर अगला जो पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में भी यूज्ड इन कैरेक्टराइजेशन ऑफ न्यू वायरसेस। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर फॉर्म में जो वायरसेस हैं उसी में अप्लाई होता है,
ये हम न्यू वायरसेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। और न्यू वायरसेस में अप्लाई also allows the detection of mixed viral infection। कुछ न्यू वायरसेस या लगे हाथ आप कर सकते हैं कि जो मिक्स्ड वायरसेस हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो वायरसेस हैं आपस में कोलिजन में हैं, मिक्स्ड फॉर्म में हैं, फिर भी आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी द्वारा उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एक ऑब्जर्वेबल फॉर्म में सभी को ला सकते हैं, या जिसको आइडेंटिफाई करना है उसको एंटीबॉडीज़ के थ्रू हम अप्लाई करके उसको जान पाते हैं। तो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो ट्रांसमिटिव इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टेस्ट हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। डीप प्रिपरेशन फॉर ये फर्स्ट screening of viruses presence and particles morphology। तो वायरसेस की जो प्रेजेंस के आधार पे जो स्क्रीनिंग वायरसेस हैं उसका भी प्रिपरेशन किया जा सकता है, और एक पार्टिकल्स जो वायरस पार्टिकल्स हैं उसकी मॉर्फोलॉजी के आधार पर भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को जो हम अप्लाई करते हैं। फिर डीप प्रिपरेशन ऑफ जो IS इम्यूनोसॉर्बेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, या उसको डेकोरेशन के द्वारा जो हम जो मेटल्स थे आइदर द निकिल और द कॉपर को हमने उसको कोट किया, और फॉलोड बाय द जो अधेरेशन का हमने प्रोसेस अपनाया था। उसके बाद हमने देखा कि कुछ हैवी मेटल्स को अप्लाई किया गया, फिर कंट्रास्टिंग दो तरीके से दो कंट्रास्ट अप्लाई हुए, जो अब्जॉर्बेंट जो इम्यूनो एब्जॉर्बेंट जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को हमने ऑब्टेन किया था। तो इस तरीके से यहाँ पर भी इम्यूनो एब्जॉर्बेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को अप्लाई किया गया है फॉर द वायरस इनरिचमेंट, जब वायरसेस की एक अच्छी खासी संख्या है, एंड आइडेंटिफिकेशन। तो वायरसेस के जो नंबर ऑफ संख्या या उसकी संख्या ज़्यादा है उस पर भी हमने देखा, पहले हमने बता चुके हैं कि नंबर या मिक्स रूप में मिक्स फॉर्म में भी अगर वायरसेस हैं तब भी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं और उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिफरेंट जो वायरसेस सैंपल्स हैं, जैसे उसको हमने अगर कोई एक पर्टिकुलर वायरस पार्टिकल्स हैं उसकी मॉर्फोलॉजी को हम सैंपल ए के आधार पर सैंपल ए नाम दिया। फिर यहाँ पर हमने डिफरेंट जो नंबर ऑफ वायरसेस हैं तो उसको हमने जो नाम दिया वो सैंपल्स के रूप में यहाँ पर हमने ये BCD के हमने नाम दिया। तो हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के तहत जो भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द वायरसेस जो अप्लाई या ऑब्टेन हुई हैं वो विदाउट हेजिटेशन यू कैन से दैट दे आर द मोस्टली रिलायबल या मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द ये वायरसेस आइडेंटिफिकेशन एंड डिटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस तरीके से ये आज का जो क्लास रहा थोड़ा सा लेंदी रहा, और जिसमें हमने 3 चीज़ों को हमने यहाँ पे क्लास में इस पर्टिकुलर जो क्लास में हमने समाहित किया, समराइज किया गया। तो उसमें सबसे पहले हमने आपको इसमें प्योरिफिकेशन मतलब टेक्निक्स को ही बताया गया। पहले प्योरिफिकेशन टेक्निक्स को हमने आपके सामने रिप्रेजेंट किया और बताया कि किस तरीके से जो 5 स्टेप्स को फॉलो करके हमने प्योरिफिकेशन फॉर्म को एक एक करके बताया और कैसे अप्लाई किया जा रहा है। फिर प्योरिफिकेशन के कुछ जो एडवांटेजेस हैं उसको बाद में हमने सीरोलॉजिकल मेथड्स को वायरसेस के आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अप्लाई के मेथड्स को आपको बताया कैसे कैसे सीरोलॉजिकल मेथड्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसके कुछ जो यूजेस हैं सीरोलॉजी के एंड आल्सो से द सम एडवांटेजेस को हमने आपको कुछ ओरल और कुछ रिटन फॉर्म में यहाँ पे हमने आपको बताया। और यहाँ पर फिर हमने
आपको कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को लास्टली हमने आपके सामने रिप्रेजेंट किया, जिसमें क्या क्या मेथड्स थे, इसके क्या यूटिलाइजेशन है, लास्टली जो ट्रांसमिटिव इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो टेस्ट हैं वो किस तरीके से किया, कैसे अप्लाई किए जा सकते हैं, उन सब मेथड्स को हमने आपके सामने यहाँ बताया। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, आज का क्लास कंप्लीटली क्लियर हुआ होगा, और आप वीडियो को पॉज करके एक बार 2 बार देख सकते हैं। फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू, बाय।